हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके फेवरेट स्टोरी डेस्टिनेशन यूमी एंड स्टोरीज पर। आज की कहानी कुछ हद तक सत्य घटना पर आधारित है और इसको हम एक क्राइम कहानी कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के दक्षिण में स्थित कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक गांव से होती है। बात जुलाई 2019 की है। इस गांव के कुछ लोग सुबह सुबह जब जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक युवती की लाश पड़ी देखी। उन लोगों ने इस बात की जानकारी पास के गांव के सरपंच को दी और सरपंच ने बिना समय गंवाए इस मामले की सूचना बेंगलोर पुलिस को दे दी। सरपंच और कंट्रोल रूम से खबर पाते ही बेंगलोर सिटी की पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी ने ड्यूटी पर तैनात अफसर को इस मामले की डायरी बनाने को कहा और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। कुछ मिनटों बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। उस समय इस घटना की खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई थी और देखते ही देखते घटनास्थल पर काफी भीड़ एकत्र हो गई। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम ने गांव के सरपंच से मामले की जानकारी ली और उसी के आधार पर जांच शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस के डीसीपी मौका वारदात पर आ गए और उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद डीसीपी ने घटनास्थल की बारीकी से निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जांच टीम की भी एक टुकड़ी तैनात कर दी, जो कि अपने निर्देशों अनुसार उस घटना की जांच करने में जुट गई। डीसीपी साहब के चले जाने के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का फिर से बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका की लाश के पास पुलिस को आईडी कार्ड या मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं मिला था, जिससे उसकी पहचान हो पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन स्वस्थ सुंदर युवती के कपड़ों से लग रहा था वह किसी संपन्न और संभ्रांत परिवार से थी। मृतका की कलाई में टाइटन की घड़ी थी, साथ ही वह ब्रांडेड कपड़े भी पहने हुई थी। उसकी गर्दन पर बना टैटू भी इस बात का संकेत था कि उसका संबंध किसी बड़े शहर से था। हत्यारे ने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। युवती के सीने पर और पेट पर चाकू से गहरे घाव किए गए थे। सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया था और उसका चेहरा इतना विकृत कर दिया गया था ताकि उसे पहचाना ही ना जा सके। घटनास्थल का निरीक्षण करके पुलिस ने युवती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बैंगलोर सिटी हॉस्पिटल भेज दिया। घटनास्थल की सारी कार्रवाई पूरी करके पुलिस टीम थाने लौट आई और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही पुलिस युवती की पहचान और हत्यारे की खोज में लग गई। पुलिस की पहली प्राथमिकता थी कि युवती की पहचान की जाए, क्योंकि बिना शिनाख्त के जांच आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल था। युवती की पहचान के लिए पुलिस ने युवती के ब्रांडेड कपड़ों और चप्पलों के अलावा कुछ नहीं था उनके पास, इसलिए पुलिस ने उसके ब्रांडेड कपड़ों और चप्पलों के बारे में उसके बारकोड का सहारा लिया। बारकोड से पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि ऐसी मार्केट कहां-कहां और किन-किन शहरों में है जहां मृतका जैसे कपड़े और चप्पल मिलते हों। पुलिस की मेहनत रंग लाई। गूगल पर सर्च करने के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि एक ऐसी मार्केट दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह पता चलते ही पुलिस ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की फेमस दुकानों की लिस्ट तैयार कर ली और उनसे संपर्क साधना शुरू किया। पुलिस ने उन दुकानों से उन ग्राहकों के पिछले 2 साल की लिस्ट मांगी जिन्होंने ऑनलाइन या सीधे तौर पर खरीदारी की थी। इसके साथ ही बैंगलोर पुलिस ने उस युवती की लाश के फोटो और हुलिया दिल्ली और कोलकाता के सभी पुलिस थानों को भेजकर जानने की कोशिश की थी कि कहीं किसी पुलिस थाने में किसी युवती की गुमशुदगी की दर्जगी तो नहीं है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बावजूद पुलिस निराश नहीं हुई। पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद जांच के लिए पुलिस की 2 और टीमें बनाई गई। इनमें से एक टीम को दिल्ली भेजा गया और दूसरी को कोलकाता। इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को जो जानकारी चाहिए थी वह कोलकाता के थाने से मिली। मृत युवती की गुमशुदगी थाना न्यू टाउन में दर्ज थी। पुलिस को पता चला कि जिस युवती की लाश मिली थी वह कोई आम युवती नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी थी, जिसका नाम पूजा था। वह इंटरनेशनल चैनल के सीरियल में काम करती थी और उसका महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उसने और भी कई धारावाहिक में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। साथ ही वह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की मॉडल भी थी। पूजा अपने पति के साथ कोलकाता के न्यू टाउन में रहती थी।
पता मिल गया तो बेंगलोर पुलिस न्यू टाउन स्थित उसके घर पहुंच गई। पता चला कि उसका पति और पूजा ने लव मैरिज की थी। पति ने बताया पूजा जुलाई में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बुलावे पर उनके एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बेंगलोर गई थी। उसे जुलाई में ही फ्लाइट पकड़कर कोलकाता वापस आना था। जब वह नहीं आई तो उसके पति ने उसके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन पूजा का फोन बंद था। जहां जहां पूछताछ करना संभव था उन्होंने फोन किया, लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिर सारा दिन इंतजार करने के बाद उन्होंने थाने में पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने अपना काम किया, पर पूजा का कोई पता नहीं लग सका। वह भी खुद को नाते रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करके पूजा का पता लगाते रहे, फिर भी उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हत्यारे ने खुद सुझाया रास्ता। इसी बीच उसके पति के मोबाइल पर एक चौंका देने वाला मैसेज आया। मैसेज पूजा के फोन से ही किया गया था। मैसेज में लिखा था, हैदराबाद में है और पैसे के लिए परेशान है। इस मैसेज में एक बैंक अकाउंट नंबर देकर उसमें 5 लाख रुपए डालने को कहा गया। यह बात उसके पति को हजम नहीं हुई, क्योंकि यह संभव ही नहीं था कि पूजा पैसे के लिए परेशान हो, और अगर ऐसा होता भी तो वह पति से सीधे बात करती। जिस तरह टूटी फूटी अंग्रेजी में मैसेज था वह भी गले उतरने वाला नहीं था, क्योंकि पूजा की इंग्लिश पर बहुत ही अच्छी पकड़ थी। मतलब साफ था, पूजा का मोबाइल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गया था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हैदराबाद में पूजा का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। पति ने पुलिस हेल्पलाइन से बैंक अकाउंट का नंबर पता लगाने की रिक्वेस्ट की तो पता चला वह अकाउंट नंबर बेंगलोर के किसी नागेश नाम के व्यक्ति का था और वह फ्रॉड था। पति से मिली जानकारी से पुलिस जांच को दिशा मिल गई और पति के साथ पुलिस बेंगलोर लौट आई। मृतका की शिनाख्त के बावजूद पूजा की लाश उसके पति को सौंप दी गई। दूसरी ओर पुलिस ने नागेश का बायोडेटा एकत्र करना शुरू कर दिया और पूजा के फोन की कॉल डिटेल से नागेश का फोन नंबर पता चल गया। कुछ जानकारियां उसके बैंक अकाउंट से भी मिली। नागेश के मोबाइल की लोकेशन के सहारे 10 अगस्त को उस टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। वह टैक्सी ड्राइवर था। इस मामले में उससे पूछताछ डीसीपी ने खुद की। शुरू में तो नागेश ने इमोशनल ड्रामा करके डीसीपी को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अपने हथकंडे अपनाए तो वह मुंह खोलने को मजबूर हो गया। अंततः उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि उसने टीवी एंकर पूजा की हत्या की है और कुछ इस तरह की थी। साधारण परिवार का 22 वर्षीय एचएम नागेश बेंगलोर में संजीवनी नगर के हैंगली में रहने वाला था। माता पिता की गरीबी की वजह से उसने बचपन से ही काफी कष्ट उठाए थे। महत्वाकांक्षी स्वभाव के नागेश ने बड़ी मुश्किल से 10वीं पास की थी। जवान होते ही उसने टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था। नागेश की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। घर परिवार को चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। शुरू में काफी दिनों तक नागेश ने किराए की टैक्सी चलाई। बाद में उसने यार दोस्तों की मदद से बैंक से लोन लेकर खुद की टैक्सी खरीद ली, जिसे उसने ओला कैब में लगा दिया। लेकिन उसमें भी नागेश को ज्यादा कमाई नहीं होती थी, बस जैसे जैसे काम चलता था। पूजा की मौत का साया नहीं देख पाई। जिन दिनों की मुलाकात टीवी स्टार पर हुई थी उन दिनों वह आर्थिक रूप से काफी परेशान था। दरअसल उसे हर हफ्ते बैंक को किस्त देनी होती थी, लेकिन उसकी टैक्सी के 2 हफ्ते के बिना पेमेंट छूट गए थे और 2 किस्त भरने के लिए बैंक से उसे लेटर आ रहे थे। जुलाई में पूजा सिंह जब मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए बेंगलोर आई तो उसने एयरपोर्ट से नागेश की ओला हायर की। पूजा उसकी कैब में बरपन्ना की अग्रहा लॉज पर गई थी। उसके व्यवहार से पूजा को कुछ इस तरह प्रभावित हुई कि उन्होंने नागेश को अपने पूरे प्रोग्राम के साथ रहने का फैसला कर लिया। होटल में फ्रेश होने के बाद पूजा अपने कार्यक्रम के लिए निकली तो रात में लगभग 12 बज चुके थे और वह वापस लौटी। नागेश को किराया देने के लिए पूजा सिंह ने अपना पर्स खोला और किराए के अलावा उसे अच्छी टिप भी दे दी। जुलाई में ही सुबह 4:30 बजे पूजा को कोलकाता वापस लौटना था। इसके लिए उसने फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए उन्होंने नागेश को 3:30 बजे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा। इसके लिए नागेश ने पूजा से 1200 रुपये मांगे, जिसे उन्होंने खुशी खुशी मान लिया। नागेश पूजा सिंह के व्यवहार से खुश था, लेकिन होनी को कौन रोक सकता था।
चूंकि सुबह 3 बजे नागेश को जल्दी आकर पूजा को एयरपोर्ट के लिए छोड़ना था, इसलिए घर न जाकर उसने टैक्सी होटल के परिसर में ही पार्क कर दी और टैक्सी की सीट लंबी करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन दिमागी परेशानी ने उसे आराम नहीं करने दिया। उसे बैंक की 3 हफ्तों की किश्तें देनी थी। उसे घर के खर्च और बैंक की किश्तों की चिंता खाए जा रही थी। पूजा ने नागेश को जब किराया और टिप दी थी तो उसकी नज़र नोटों से भरे पर्स पर चली गई थी। जब उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे, तब बराबर उसकी आंखों के सामने पूजा का पर्स लहरा रहा था। नागेश ने बनाई हत्या की योजना। सोचते सोचते नागेश के मन में एक खतरनाक योजना बन गई। उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। पूजा को लूटकर वह अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने सोचा कि पूजा दूसरे शहर की रहने वाली है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मन ही मन योजना बनाते बनाते उसे नींद आ गई। उसकी जब नींद टूटी तो होटल के स्टाफ का एक व्यक्ति पूजा का सामान लेकर उसके पास आया। टैक्सी में सामान रखवाने के बाद नागेश ने तरोताज़ा होने के लिए अपनी पानी की बोतल लेकर मुंह पर छींटे मारे। पूजा आई तो वह उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। जितनी तेजी से उसकी टैक्सी भाग रही थी, उतनी ही तेजी से उसका दिमाग चल रहा था। काम में व्यस्त रहने के कारण पूजा ठीक से सो नहीं पाई थी, जिस वजह से कैब में ही बैठे बैठे नींद आ गई। पूजा को नींद में देख नागेश का मन शैतान रौद्र रूप लेने लगा। उसने टैक्सी का रुख सुनसान निर्जन स्थान की तरफ कर दिया। पूजा की नींद खुली तो वह कैब के आसपास सन्नाटा देखकर घबरा गई। टैक्सी रुकवाकर वह नागेश से कुछ बात कर पाती, इससे पहले ही नागेश ने जैक रॉड से पूजा का सर फोड़ दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। नागेश पूजा का सारा सामान लेकर फरार हो पाता, इससे पहले ही पूजा को होश आ गया। वह अपने बचाव के लिए चीखते चिल्लाते हुए कैब से उतरकर रोड की तरफ भागने लगी, लेकिन वह अपनी मौत से नहीं भाग पाई। नागेश ने उन्हें पकड़ लिया। अपनी सुरक्षा के लिए चाकू से पूजा को गोद गोद कर उसे मौत की नींद सुला दिया। बाद में वह पूजा के शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पूजा को लूटकर वह निश्चिंत हो गया, लेकिन उसे तब झटका लगा जब आशा के अनुरूप पूजा सिंह के पर्स से उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जिस समस्या के लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया था, वह पूरा नहीं हो सका। वह कैसे करे और क्या करे, उसकी समझ में नहीं आया। तभी पूजा का मोबाइल उसके लिए रोशनी की किरण बना। उसने पूजा के मोबाइल से उनके पति को अपना अकाउंट नंबर देकर 5 लाख रुपए डालने का मैसेज भेज दिया। बस यहीं से उसके गले की फांस बन गई यह मोबाइल का मैसेज। नागेश ने विस्तृत पूछताछ के बाद उसे महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने उसकी शिनाख्त पर निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, जैक रॉड और टैक्सी पहले ही बरामद कर ली थी और इस वक्त नागेश पर मुकदमा चल रहा है। धन्यवाद।